स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स हब। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके सामने इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 लेकर आई हूँ, जिसका नाम है पार्टीशन वैल्यूज़। तो स्टूडेंट्स, कभी भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको चैप्टर का मीनिंग और ऑब्जेक्टिव समझना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है पार्टीशन वैल्यूज़, सो what is the name of partition? As the name indicates, partition means what? It is nothing, it is a kind of division. So division of what? Division of values. Now what is the meaning of values? Values means what? तो अगर आपको पूछा जाए कि वैल्यूज़, तो आप बोलेंगे वैल्यूज़ मीन्स गुड कल्चर, गुड मैनर्स, दैट इज़ कॉल्ड वैल्यूज़। ओके, बट इकोनॉमिक्स में व्हाट इज़ वैल्यूज़? Values means what? So here in economics there are many values, और वो values हैं mean, median, mode, that is index number. The thing is that इसका यहाँ पे use क्या है? What is the use of partition values in our day-to-day life, in our economics life? Yes, this is a very big question. हमारी लाइफ में partition values का क्या रोल है, क्यों उसको डे टू डे लाइफ में यूज़ किया जाता है? तो स्टूडेंट्स, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। जब आप इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पार्टीशन वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये कैसे रोल प्ले करता है इन आ डेवलपमेंट, इन आ डे टू डे एक्टिविटीज़। ओके, तो अब मैं इस चैप्टर का पार्टीशन वैल्यूज़ का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रही हूँ। सो जैसा कि इंट्रोडक्शन में लिखा है कि द प्रोसीजर ऑफ डिवाइडिंग द डाटा इनटू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड पार्टीशनिंग। मैंने आपको एक जनरल टर्म समझाया था कि पार्टीशन का मतलब क्या होता है, दैट इज डिवीज़न। डिवीज़न ऑफ व्हाट? आप कोई भी सामान लेते हो, अगर किसी ने आपको बोला कि इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, आपको पता है, किसी ने आपको बोला इसको 1/3 में डिवाइड करो, कोई भी सामान है, स्वीट है, चॉकलेट है, आप उसको डिवाइड करेंगे। बट इकोनॉमिक्स में डिवीज़न आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे? यस, सो इकोनॉमिक्स में आप डिवीज़न ऐसे करेंगे। पहले इसको आप समझो, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या, हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो लिखा है कि द प्रोसीजर ऑफ डिवाइडिंग द डाटा मीन्स व्हाट? कई लोग डाटा पढ़ते हैं, कई लोग डेटा पढ़ते हैं। ओके, so the procedure of dividing the data or data into equal parts is called partitioning. So values dividing the data into required number of equal parts are called partition values. समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया तो पहले आप जनरल सेंस में इसका मतलब समझो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि समझो आपके पास 6 नोटबुक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 6 नोटबुक है। हाउ मेनी नोटबुक यू आर हैविंग? यू आर हैविंग 6 नोटबुक्स। अब उसको अगर मैंने बोला कि देर आर 2 स्टूडेंट्स एंड यू हैव टू डिवाइड इट इक्वली, तो आप क्या करेंगे? 3 आप खुद लेंगे और 3 आप अपने फ्रेंड को दे देंगे। यस, ऐसा ही करेंगे ना? समझो, ये तो आप 2 फ्रेंड थे तो आपने डिवाइड, उसको आपने आपस में डिवाइड कर लिया। अगर आप 3 फ्रेंड होंगे तो भी आपको इक्वल ही डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे? तो आप 2 खुद लोगे, 2 आप अपने पहले फ्रेंड को दोगे और 2 आप अपने दूसरे फ्रेंड को दोगे। मतलब वैल्यू मतलब आपका बुक, आपके बुक को आपने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। दिस इज़ कॉल्ड पार्टीशन वैल्यूज़। ऐसे ही यहाँ पे इकोनॉमिक्स में जब हम पार्टीशन वैल्यू करते हैं तो सी, आप सबको पता है कि इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं। हियर वी डू कैलकुलेशन ऑफ मनीज, देर आर मेनी इंडस्ट्रीज, देर आर मेनी पॉपुलेशन। जब गवर्नमेंट पॉपुलेशन सर्वे करती है, हेल्थ सर्वे करती है, मेडिकल इंश्योरेंस करती है, हर जगह किसका क्या कॉम्बिनेशन है, कैसे क्या करना है, सब जगह पे हम कैसे डिवीज़न करें। हम लोग एवरी ईयर जब सर्वे होता है तो हम लोग बोलते हैं ना, हाँ इस साल इंडिया का पॉपुलेशन इतना है, करंटली 121 पॉइंट कुछ CR जो है वो इंडियन पॉपुलेशन है। यस, हेल्थ, अभी हमारा इंडियन हेल्थ जो है, ये जो है वो इम्प्रूव हुआ है 98%, 96%।
ये जो हमारा 98% होता है या 85% होता है, ये कैसे डिसाइड होता है? ये इस पार्टीशन वैल्यू से ही डिसाइड होता है। गेटिंग? सो इन सब चीज़ों में ये पार्टीशन वैल्यूज़ बहुत हेल्प करता है। ओके, अब आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझो। In class 10th, you have already studied about the measures of central tendency, that is, averages such as mean, median, mode. Median क्या है? Median is the value of the middlemost observation in the data when the observations are arranged in increasing or decreasing order of values. Median का मतलब आपको पता है, मीन, मीडियन, मोड क्या होते हैं, आप ये ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं. Yes? Median is a special type of partition values because there are equal number of observations above as well as below. Like median, quartile, decile, percentile are also partition values since they divide the given set of observations into equal number of parts. What is the meaning of that? 10th में आपने मीडियन ऑलरेडी पढ़ा है. मीडियन का काम यही है, जैसे अभी आपको चॉकलेट डिवाइड करना हो तो आप इक्वल पार्ट में करोगे, ऐसे ही कोई भी डाटा हो, मीडियन उसको हमेशा प्रॉपर इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. ये आपने पढ़ा है. अब यहाँ पे आपको जो है थोड़े न्यू चीज़ें पढ़नी है. ये जो है ये भी आपको क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, इनका भी काम वही है. दीज ऑल आल्सो कॉल्ड व्हाट? दे आर कॉल्ड व्हाट? पार्टीशन वैल्यूज़. और ये क्या करते हैं? ये भी हमारे गिवन डाटास को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाटा? डाटा मीन्स व्हाट? डाटा मीन्स वॉट एवर द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं. अभी समझो कि देर आर 2 डिवीज़न ऑफ 11th. ओके, एक 11th के डिवीज़न में 50 बच्चे हैं और दूसरे 11th के डिवीज़न में भी 50 बच्चे हैं, 11th ए और 11th बी. और मैंने कहा कि मुझे 11th ए के बच्चों का सारे सब्जेक्ट्स का डाटा चाहिए. तो हर बच्चे का इंफॉर्मेशन इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड डाटा. क्लियर? ऐसे ही इकोनॉमिक्स में हर जगह हमें डाटा की ज़रूरत है. कितना परसेंटेज प्रोग्रेस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है. अगर आप एक शॉपकीपर हो तो आपको अपने सामान का डाटा रहता है. आप डेली कितना सामान खरीद रहे हो, कितना सामान बेच रहे हो, कितना आपका प्रॉफिट हुआ, कितना आपका लॉस हुआ, क्या है आपका इक्वल हुआ. दैट ऑल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा. ओके, सो आपको अभी आगे किसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना है? क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल. जो क्या करते हैं? दे ऑल्सो डिवाइड द गिवन डाटा इनटू इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स. इंट्रोडक्शन होप सो आपको समझ में अच्छे से आया होगा. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. दे आर रेफर्ड एज फ्रैक्टाइल्स. पार्टीशन वैल्यूज फॉर्म अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. In the forthcoming chapters such as population, unemployment and poverty, students will get acquainted with the use of partition values in economics data analysis. मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया और मैंने आपको बताया कि हमारी लाइफ में हर जगह हर चीज़ में बहुत सारे डाटास हमको मिलते रहते हैं. और इकोनॉमिक्स में क्या है? पॉपुलेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पावर्टी है, इन सब का भी तो डाटा हमको चाहिए ना. येस और नो? सो इन सब चीज़ों में हमको ये क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, फ्रैक्टाइल्स, ये हमको सब हेल्प करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव आर इंफॉर्मेशन. ओके, अब आता है व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ पार्टीशन वैल्यूज़. यस, वेरी सिंपल. हमको नीड क्यों है पार्टीशन वैल्यूज़ का? सीधी सी बात है. अगर आपको खाना चाहिए, पानी चाहिए, आपको क्यों चाहिए? क्योंकि उससे आपको एनर्जी मिलती है. एनर्जी मिलती है तो आप काम करते हो. यस, इसी तरह से हमको पार्टीशन वैल्यू क्यों चाहिए? टू कंडक्ट आवर वर्क स्मूथली. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम हैविंग एनी ऑफ द डाटा ऑफ एनी ऑफ द थिंग्स and that I want to know that what the progress is going on in that, then definitely I need a partition values. Yes? So the data consists of extreme values on the lower side and also on the higher side in the magnitude. Such values are known as outliers. The average used for such data often misinterprets its representative value. So
To overcome this misinterpretation, generally partition values like median, quartiles, deciles and percentiles are used. Okay? तो हम ये क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज हमें कोई मैनिपुलेट ना कर सके. हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसकी हमको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हमारे पास प्रॉपर नॉलेज उसका होना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरे क्लासेस में 100 स्टूडेंट्स हैं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे 100 स्टूडेंट्स ने फ़ीस दिए हैं क्या या नहीं दिए हैं. समझो अगर मैंने मेरे असिस्टेंट को लगाया है और मुझे ही नहीं पता है कि मेरे किसी स्टूडेंट्स ने मुझे फ़ीस दिया है, तो मेरा असिस्टेंट मेरे को झूठ बोल सकता है ना. लेकिन अगर मैंने डाटा मांगा तो झूठ नहीं बोल पाएगा ना. तो पार्टीशन वैल्यूज मीन्स दीज ऑल आर वेरी हेल्पफुल इन ऑर्डर टू गिव एक्यूरेट नॉलेज, टू गिव एक्यूरेट इंफॉर्मेशन. क्लियर? तो चलिए अब हम सबसे पहले चलते हैं क्वार्टाइल की तरफ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वार्टाइल? Yes. So the meaning of quartile means quartiles are values of data which divide the whole set of observation into 4 equal parts. ये आप लोग फिलिप्स में ये फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए कर सकते हैं. What is the meaning of quartiles? Quartiles means which divide the data into 4 equal parts. ये है आपका डाटा, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. दिस इज कॉल्ड 4 इक्वल पार्ट्स. जैसे अभी मैंने आपको बताया था सारे डेटा जो होते हैं हमको कितने में डिवाइड करते हैं, हाफ पे डिवाइड करते हैं. पर यहाँ पे क्वार्टाइल कितने में डिवाइड कर रहा है? 4 इक्वल पार्ट्स में किसी भी डाटा को डिवाइड कर रहा है. दिस इज कॉल्ड क्वार्टाइल. क्लियर? सो देयर आर 3 quartiles which divide the data into 4 equal parts when data is arranged in ascending or descending order. Okay? They are known as Q1, Q2 and Q3. तो ये Q1, Q2 and Q3 क्या है आपको समझ में आया? They are nothing but they are quartile. Q for quartile, that is Q1, Q2, Q3. Okay? And second quartile is nothing but the median. क्योंकि quartile का मतलब होता है 4 equal parts. तो 4 equal parts में पहला आपका Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया. तो सेकेंड क्या है फिर? तो सेकेंड क्वार्टाइल है आपका मीडियन. क्लियर? देखो समझ कर करो. एग्जाम्स में अगर आपने थोड़ा भी फॉर्मूला लर्न कर लिया, आपका 4 मार्क्स विद इन 1 मोमेंट आप अचीव कर लोगे, आप स्कोर कर लोगे. यस? तो इसके जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपको बहुत ध्यान से अच्छे से लर्न करना है. ओके? अब आता है आपका ये फॉर्मूला. फॉर्मूला में देखो आपको क्या दिया हुआ, Q1, Q2, Q3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. और ये सेकेंड जो है ये आपका मीडियन है. अभी इन जनरल फॉर इंडिविजुअल एंड अनग्रुप्ड डाटा वी गेट द फॉर्मूला फॉर Q1, Q2, Q3 एज गिवन बिलो. ओके? जहाँ पे आपका क्यू आई इज इक्वल टू क्या है? साइज ऑफ आई n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन. और ये आई का मतलब क्या है? आई का मतलब हमारे डाटा 1, 2, 3. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 10 स्टूडेंट लिए, मेरे कितने 10 स्टूडेंट्स हैं? 1, 2, 3, 10. तो ये क्या है? ये आई है. क्लियर? देन फॉर ग्रुप्ड डाटा और कंटिन्यूस डाटा ये फॉर्मूला है क्यू आई इज इक्वल टू एल प्लस आई एन अपॉन 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन एफ इंटू एच. और आई का मतलब अगेन सेम. अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है. ओके? L for lower limit, F for frequency, CF for cumulative frequency, N मतलब total number of frequency and H मतलब upper limit minus lower limit. स्टूडेंट्स ये आपको लर्न करना है. ये जो सिम्बॉल्स है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है? ये आपको लर्न करना है. जब आप ये लर्न कर लोगे तो आपको एग्जाम्स में सम सॉल्व करते वक्त कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी. You will not face any kind of any difficulties. Okay? तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल्स. अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे. क्या सॉल्व करेंगे? क्वार्टाइल्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. तो सी, जैसा कि मैंने अभी बताया था, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि हम डिवीज़न क्यों करते हैं.
हम डिवीज़न इसलिए करते हैं ताकि हमारा काम स्मूथली हो सके. वी कैन कंडक्ट आवर वर्क स्मूथली इन अ वेरी स्मूथ मैनर्स. ड्यू टू दैट हम लोग क्या करते हैं, वी कंडक्ट डिवीज़न, वी कंडक्ट पार्टीशन. ओके, तो सबसे पहले हम क्वार्टाइल में क्या करेंगे, इंडिविजुअल डेटा कैसे सॉल्व करते हैं उसका सम्स पहले हम लोग देखेंगे. ओके, तो हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट Q1 and Q3 of the first semester examination marks scored by the students as given. So this is your marks of the students. अब solution, सबसे पहले solution में स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी अगर आपका ये है इंडिविजुअल डेटा है, इसमें आप क्या करोगे, जो भी नंबर्स आपके दिए हुए हैं, वॉट एवर द नंबर इज गिवन, फर्स्ट यू हैव टू ऑलवेज अरेंज इन ascending order. Whatever the numbers is given, you have to always arrange it in ascending order. ध्यान से ये माइंड में बिठा लो, आपको ascending order में ही अरेंज करना है. ओके, अब आपने इसको ascending order में अरेंज कर दिया. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि n का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब आप काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. सो n क्या हो गया, 11. क्लियर. अब आपको फॉर्मूला लर्न करना है. फॉर्मूला है आपका, देखो इंडिविजुअल डाटा के लिए आपका यही फॉर्मूला है. तो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, क्यू आई इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन. ओके, तो क्यू आई इज इक्वल टू साइज आपका कितना है, n, साइज ऑफ n है हमारा 11. तो हमने यहाँ पे 11 लिख दिया, +1 अपॉन 4, ये हमारा फॉर्मूला है. तो अब हमारा आ गया 12 अपॉन 4. 12 अपॉन 4 मतलब 4 से 12, 4 से ये डिवाइड हो गया. तो हमारा आंसर आ गया क्यू एन साइज ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन. और साइज ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन में हमारा नंबर कितना है, 55. गेटिंग, समझ में आया. तो द थिंग इज दैट यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला वेरी केयरफुली. ओके, इंडिविजुअल डाटा के लिए हमको क्वार्टाइल कैसे फाइंड आउट करना है, आपका फॉर्मूला है Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन. दैट्स इट Q1 के लिए. ओके, Q3 के लिए कैसे करना है वो भी आपको समझ में आएगा. अब आपका आता है थर्ड क्वार्टाइल. थर्ड क्वार्टाइल मतलब Q3. यहाँ पे भी आपको सेम रखने का, बस यहाँ पे Q1 के बदले Q3 लिखना है. यहाँ पे साइज के बाद आपको 3 लिख देना है. बाकी सारे फॉर्मूले आपके एज इट इज़ रहेंगे, दैट इज़ n+1 अपॉन 4. और सेम इसी तरह से आपको ये अप्लाई करना है. आपको मालूम है ये 11 हमारा क्या है, ये 11 हमारा नंबर है, दैट इज़ n. हमने यहाँ पे 11 + 1 12 किया और साइज ऑफ 3 किया, तो 4 3 जा 12 एंड 3 3 जा 9. तो हमारा जो 9th ऑब्जर्वेशन था वो हमारा क्या था, हमारा 9th ऑब्जर्वेशन था 83. चाहिए तो आप पीछे आकर देख सकते हैं. हमारा 9th ऑब्जर्वेशन था 83. क्लियर यू ऑल. ओके, आई होप आपको ये सम्स बहुत इजी हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज कैलकुलेट Q3 फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो जैसा आपने फर्स्ट टाइम किया था, सबसे पहले आप इसको अरेंज करेंगे. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में. फिर इसको आप काउंट करेंगे, तो कितना है, 10. सिंपल. अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है. Q3 का आपने फॉर्मूला लिखा, आपने ये फॉर्मूला लिख दिया. उसके बाद आपने साइज ऑफ 3 10 + 1 अपॉन 4 अप्लाई किया. साइज ऑफ 3 आपने इसको सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया 8.25. ओके, तो साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन इज 2.25. 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन, दैट इज 31 + 0.25. तो हमारा ये जो ऑब्जर्वेशन था वो 32 - 31 था. ओके, इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा Q3 आंसर आ जाएगा 31.25.
क्लियर यू ऑल? अब हम चलते हैं डिस्क्रीट डाटा की तरफ। डिस्क्रीट डाटा का मतलब क्या होता है? अनग्रुप्ड डाटा, जिसका ग्रुप नहीं रहता है। दिस इज कॉल्ड अनग्रुप्ड डाटा। क्लियर? तो इसमें हम क्या करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ। इंडिविजुअल डाटा में पहले हम कैलकुलेट करते हैं, फिर हम डिस्क्रीट सारे नंबर्स को ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, फिर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और फिर सम्स को सॉल्व करते हैं। दैट इज़ Q1 एंड Q3। बट डिस्क्रीट डाटा में हम लोग क्या करेंगे? डिस्क्रीट डाटा में तो सबसे पहले हम लोग यही करेंगे कि बाय अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशंस इन द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वी डिराइव। फर्स्ट पहले हम लोग क्या डिराइव करेंगे? फॉर्मूला। फॉर्मूला यहाँ पे क्या है? Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ I इंटू n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, वेयर I इज नथिंग। ये क्या है? हमारा नंबर्स, दैट इज 1 2 3। अब यहाँ पे भी हमको क्या फाइंड आउट करना है? Q1 एंड Q3। ओके। और यहाँ पे हमारा सम है इनकम इन लैक्स एंड नंबर ऑफ पर्सन। तो यहाँ पे देखो, ये अनग्रुप डाटा है। ये अनग्रुप डाटा में हम लोग क्या करेंगे? पहले हम कॉलम बनाएंगे। इनकम दैट इज X, नंबर ऑफ पर्सन दैट इज F, और ये है हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? मीन्स कंटिन्यूस डाटा वन बाय वन। ये 6 है, ये आपका 14 है। ये 14 कहाँ से आया? ये 14 आपको 6 प्लस 8 को आपने ऐड कर दिया तो ये आपका 14 आ गया। 14 प्लस 9 आपने ऐड कर दिया तो ये आपका 23 आ गया। ऐसे आप सब डाटा को ऐड करेंगे तो आपका ये 59 आ जाएगा। ओके। और ये जो है आपका नंबर ऑफ पर्सन्स, इसको तो आपने प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो ये आपका, फिर आपने इसको ऐड किया तो ये आपका आंसर आया n इज इक्वल टू 59। तो f और CF दैट इज फ्रीक्वेंट नंबर ऑफ पर्सन f एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज CF, ये कैसे आया ये आपको समझ में आया? ओके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ, मीन्स फॉर्मूला। तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज QI इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा n कितना आया था? 59, जो ऐड करके आया था F। 59 प्लस 1 अपॉन 4, तो ये हो गया हमारा 60 अपॉन 4। तो साइज ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, सॉरी, Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ 15th ऑब्जर्वेशन। अब ये 15th ऑब्जर्वेशन का मतलब हम इसमें कहाँ जाएंगे? 15th ऑब्जर्वेशन मतलब हमारा आ गया, 15th ऑब्जर्वेशन का मतलब हमारा क्या रहता है? ये दैट इज 23। हमारा ये 15 क्यों? 15th ऑब्जर्वेशन का मतलब हमारा होता है ये हमारा 23। 20 क्योंकि ऊपर हमारा 14 है और हमको चाहिए 15, तो 15 का मतलब 23 के अंदर में ही आएगा ना। यस। तो हमारा 15th ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ कि हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है? 23। तो क्वार्टाइल वैल्यू उसकी कितनी हो जाएगी? 6। क्लियर? सो Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 lakhs। ओके। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, नेक्स्ट इज Q3। Q3 जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेम सब कुछ करेंगे, और साइज हमारा जब आंसर आएगा 45th, तो 45th ऑब्जर्वेशन हमारा कहाँ पे आ रहा है? 45th ऑब्जर्वेशन हमारा आ रहा है, जस्ट अ मिनट, 45th ऑब्जर्वेशन हमारा आ रहा है यहाँ पे, पीछे जाके अगर हम लोग देखेंगे तो किस में आ रहा है हमारा 45th ऑब्जर्वेशन? यहाँ पे आ रहा है 45th। मतलब हमारा ये क्या है? क्वार्टाइल वैल्यू इज ₹10, क्योंकि इसकी क्वार्टाइल वैल्यू कितनी आ रही है? 10 आ रही है। क्लियर? सो Q1 एंड Q3 दोनों आपको समझ में आया? सम्स दिया रहेगा, आपको फॉर्मूला लर्न करना है और अप्लाई करना है। n मतलब हमारा वो जो जो नंबर एडिशन करके आता है वो, दैट्स इट। इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। क्लियर? अब हम चलते हैं
कंटिन्यूस डाटा की तरफ। ओके, कंटिन्यूस डाटा का मतलब होता है Q1 एंड Q3 फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग स्टेप्स। हर जगह पे आपको तीन चीज़ सॉल्व करनी है। पहला है इंडिविजुअल डाटा, दूसरा है डिस्क्रीट डाटा, तीसरा है कंटिन्यूस डाटा। मतलब डाटा अलग अलग होता है ना, किसी का हिंदी रहता है, किसी का इंग्लिश रहता है, किसी का मैथ्स रहता है ना सब्जेक्ट्स। ऐसे ही हर कंपनी का अलग अलग डाटा होता है और एक अलग अलग तरीका होता है, different ways. So this way is continuous data. Here also the same thing. आपको क्या करना है? Arrange the data in ascending or descending order. Write respective frequencies of the class. Find CF. Determine the quartile class. Means apply the formula. खत्म। और आपको अगेन सेम चीज़ यही आपको करना है। L का मतलब आपको लर्न करना है। F मीन्स फ्रीक्वेंसी। जैसे ये 10 है और ये 20 है। ओके, तो इसमें हमारा लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है। लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल, ओके, देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड टोटल एंड एच अपर लिमिट, लोअर लिमिट एच अपर लिमिट। दिस इज ये रहता है आपको। आप जब सम्स आगे सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। फाइंड आउट Q1 एंड Q3 क्वार्टाइल फॉर द फॉलोइंग डाटा। सो हियर रेनफॉल इन सेंटीमीटर्स देखिए हमारा है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड नंबर ऑफ ईयर्स है 7, 20, 17, 6। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। रेनफॉल इन सेंटीमीटर्स, तो हमारा जो ये बन रहा है लोअर लिमिट एंड हायर लिमिट, ये क्या है, कितने का बन रहा है 20 to 30, 30 to 40, मतलब कितने का गैप हो रहा है 10 का गैप हो रहा है। यस, नंबर ऑफ ईयर्स। और फिर है हमारा CF दैट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि N मतलब 7, 20, 17, 6 को जब हम लोग ने ऐड किया तो ये हमारा आंसर आ गया 50 N। वेरी सिंपल, यहाँ पे भी हम लोग वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Q1 का फॉर्मूला साइज ऑफ N अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। सो Q1 इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, हमारा आंसर आया साइज ऑफ 12.5th ऑब्जर्वेशन। सो 12.5 लाइज इन 27, क्योंकि ऊपर का तो हमारा 7 है और नीचे ये हमारा 27 आ रहा है, क्योंकि हमारा आंसर कितना आ रहा है 12.5 आ रहा है। तो इसका क्वार्टाइल क्लास क्या हो जाएगा, इसके सामने का क्वार्टाइल क्लास क्या है 30 to 40। क्लियर यू ऑल। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप्स पे। ओके, हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमने ये फाइंड आउट किया है L इज इक्वल टू 30, लोअर लिमिट इज 30, F इज 20 दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 7, N इज 50 एंड H इज 10। जो मैंने आपको लास्ट में बताया था ना कि सब आपको लर्न करने पड़ेंगे शॉर्ट फॉर्म्स, तो ये यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। आइए आपको समझ में, क्लियर यू ऑल। चलो अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, हमने ये सब फाइंड आउट कर लिया था, हमने इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया। Q1 कितना है हमारा Q1 कितना है 30। हाउ 30, बिकॉज यहाँ पे L क्या है 30 है ना, इसके लिए हम लोग यहाँ पे 30 लिखेंगे। फिर हमारा 50, N क्या है हमारा 50। यस, तो 50 अपॉन 4 माइनस 7, 7 इज वॉट CF, वो हमने अप्लाई किया इनटू H मतलब हमारा कितना है 10। तो ये हमने ये कर दिया। ये स्टेप्स आपको समझ में आ गया। अब आगे आगे आपको सिर्फ सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। ये आपने सॉल्व किया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया 32.75। सबसे पहले आपको इसमें एक ही चीज़ ध्यान देनी है कि आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न करना है एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको ये फर्स्ट स्टेप अच्छे मीन्स ये फॉर्मूला और सेकेंड स्टेप आपको अच्छे से अप्लाई करने आना चाहिए। उसके बाद कैलकुलेशन तो ऑटोमेटिक आप 1 by 1 करते ही जाओगे। क्लियर यू ऑल स्टूडेंट्स। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप है Q3। तो जिस तरह से आपने Q1 सॉल्व किया उसी तरह से आप Q3 भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, इसके साथ ही मैं आज का इस चैप्टर पे इस टॉपिक को यहीं पे मैं बंद करती हूँ। आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलूँगी। ओके, बाय बाय। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।
ठीक है, चलो बाय।